और अपन ने दो तरीके के कंट्रोल्स कंप्लीट है एप्लीकेशन कंट्रोल्स में, बाउंड्री कंट्रोल्स एंड इनपुट कंट्रोल। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे दैट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल। जो मैंने राइट करने को बोला था वो लिख के लाया। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि एरर फ्री रिलायबल सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो सके डेटा का। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? ट्रांसमिशन एरर हो सकती है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से मैं, जैसे अगर कोई मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो मैं बोल कुछ रही हूँ, उसको समझ में कुछ आ रहा है, आधी कटी हुई आवाज आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाए। कंपोनेंट फेलियर, कोई मोडेम फेल हो गया या सबवर्सिव एक्टिविटीज हो गई, कोई हैकिंग हो गया किसी चीज का, इसकी वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके प्रॉब्लम्स आ जाए, एरर आ सकती है। तीन तरीके के रिस्क हो सकते हैं, तो ट्रांसमिशन एरर हो सकता है, कंपोनेंट फेलियर की मोडेम फेल हो गया, या सबवर्सिव एक्टिविटीज लाइक कोई हैकिंग वगैरह हो गया। अब बहुत सारे इसके अंदर कंट्रोल्स हैं। पहला कंट्रोल आपका क्या है? फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। अगर आपको जो लॉस आने वाला है उसको कम करने का एक तरीका सबसे अच्छा क्या है कि आप ऐसा फिजिकल कंपोनेंट चूज करो जो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, जिसमें वो सारे फीचर्स हो कि अगर रिस्क आ गया तो उसका होने वाला जो इफेक्ट है वो आप कम कर दोगे। मैं ऐसी डिवाइस ही चूज करूंगी कि उस डिवाइस पे आएगा ही नहीं रिस्क, और अगर आ गया तो उसका होने वाला इम्पैक्ट वो कम हो जाएगा। मेरी डिवाइस ही वो होनी चाहिए कि जिसमें रिस्क आने के चांसेस कम हो, उसे कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। इसके लिए मुझे 3 लाइनें और लिखवानी है, फिजिकल कंपोनेंट के लिए नोट्स में ही लिख लो 3 लाइनें। मेजर फिजिकल, मेजर फिजिकल कंपोनेंट्स, मेजर फिजिकल कंपोनेंट्स that affect the reliability, that affect the reliability of communication subsystem are, reliability of communication subsystem are transmission media, communication lines, transmission media, communication lines, modem, transmission media, communication line, modem, port protection devices, port protection devices, multiplexers, etc. Multiplexer. Full stop. देखो क्या लिखा है मैंने, मेजर फिजिकल कंपोनेंट दैट अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो इनकी रिलायबिलिटी को हार्म करते हैं। किस किस की? कम्युनिकेशन सबसिस्टम्स की। ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कोई मोडेम है, जो पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है, इनकी रिलायबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर फिजिकल कंपोनेंट का आप चूज हो गया तो ये सब आपके रिलायबल नहीं रहे। नेक्स्ट आपका जो कंट्रोल है दैट इज लाइन एरर कंट्रोल। Whenever data is transmitted over a communication line, it can be received in error because of कम्युनिकेशन लाइन से जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कई बार पहुंचने में उसमें एरर आ जाती है बिकॉज ऑफ अटेनुएशन। अटेनुएशन का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, उसके सिग्नल गिर जाना, एम्पलीट्यूड। अटेनुएशन का मतलब लिख लो, रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब लिखो चेंज समथिंग, डिस्टॉर्शन का मतलब लिखो चेंज समथिंग।
तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो एरर में पहुंच रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ हेलो, आपको सुन रहा है बाय। कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्यों होता है? या तो अटेन्युएशन हो गया कि सिग्नल्स कम हो गए, सिग्नल्स की जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो गई। मेरे यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, आपके यहाँ कम है, या मेरे यहाँ कम थी, आपके यहाँ ज्यादा है, तो जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो बात आप तक नहीं पहुंच पाती। डिस्टॉर्शन, कोई डेटा चेंज हो गया, जैसे मैंने हेलो बोला, आपको क्या सुन रहा है? बाय सुन रहा है, डिस्टॉर्शन हो गया। नॉइज कई बार नहीं होता, मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत शोर हो रहा होता है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो आप तक पूरा पहुंच ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ द नॉइस, जो आपकी सराउंडिंग्स की नॉइस है। जैसे ही नेटवर्किंग पे जो नॉइस, जो ट्रैफिक क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो आप डेटा पहुंचाना चाहते हो वो डेटा सही डेटा होगा नहीं पहुंच पाता। तो इन एरर्स को अपन को डिटेक्ट करके करेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट तरीके का आपका जो कंट्रोल है इसके अंदर, दैट इज फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल आपको कब चाहिए होता है? कब चाहिए होता है? जब दो नोड्स, अगर उनकी जो रेट है, जिस स्पीड से वो एक दूसरे को डेटा सेंड और रिसीव करता है, वो अलग अलग है, तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ बहुत स्पीडली, आप लिख रहे हो धीरे धीरे। अगर मैं बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी, रुकूंगी नहीं बीच में, तो आप लोग आधी बात लिख पाओगे, आधा नहीं लिख पाओगे, पूरा मैसेज नहीं लिख पाओगे जो मैं आपको देना चाहती हूँ। बाद में उस मैसेज को पढ़ोगे तो आपको कोई काम का नहीं हो, आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। तो जब सेंडर और रिसीवर के बीच में स्पीड गैप होता है, कई बार सेंडर की स्पीड ज्यादा होती है, रिसीवर की स्पीड कम होती है, तो इस वजह से वो प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं कर पाते, तो उस स्पीड गैप को कवर अप करने के लिए बीच में कौन से कंट्रोल्स आ जाते हैं? फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल क्या कहते हैं? स्टॉप एंड वेट टेक्निक आप काम में लो। स्टॉप एंड वेट मतलब, मैंने आपको बोल दिया एक लाइन, अब मैं स्टॉप कर जाऊंगी और मैं वेट करूंगी जब तक आप सेकेंड लाइन लिखने के लिए रेडी नहीं है, तब तक मुझे क्या करना चाहिए? उसका वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कंट्रोल काम में लिया जाता है? स्टॉप एंड वेट। कि सेंडर जो है वो डेटा भेजेगा तब जब रिसीवर रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, तभी सेंडर डेटा भेजेगा, अदरवाइज सेंडर जो है वो उसको डेटा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, हाई स्पीड डिवाइस सेंडिंग डेटा टू द लो स्पीड डिवाइस कैन कॉज डेटा फ्लो एरर्स आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे कि कोई आपकी स्पीड में दिक्कत ना हो, आप जिस स्पीड से भेज रहे हैं उसी स्पीड से वो रिसीव कर पाए, दोनों की जो स्पीड है वो मैच कर पाए, इसलिए कौन से कंट्रोल्स लगा दिए गए बीच में? फ्लो कंट्रोल लगा दिए गए। फ्लो कंट्रोल के लिए मुझे एक लाइन लिखवानी है नोट्स में, फ्लो इसी के आगे, इसी की डेट के आगे। फ्लो कंट्रोल्स विल बी यूज्ड, फ्लो कंट्रोल्स विल बी यूज्ड therefore therefore to prevent the mainframe, therefore to prevent the mainframe flooding, prevent the mainframe flooding the microcomputer, and as a result data being lost, as a result data being lost। तो कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? जब मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग में पढ़ा था, याद हो? सुपर कंप्यूटर्स, सुपर स्पीड के कंप्यूटर। जब वो नॉर्मल कंप्यूटर को अगर कोई डेटा सेंड और रिसीव करें, तो वहां पर फ्लो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ताकि बीच में कोई डेटा उनका लॉस्ट ना हो। तो ये अपन कम्युनिकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, अभी तक तीन कंट्रोल्स पढ़ रही है। पहला कौन सा पढ़ा बच्चों? फिजिकल कंपोनेंट। क्या आप फिजिकल कंपोनेंट ही ऐसा करो जिसमें फेलियर होने के चांसेस कम, और अगर फेलियर हो गया तो आने वाला रिस्क वो है, जो एक्सपोजर वो कम हो जाए। फिजिकल कंट्रोल अगर खराब है, फिजिकल कंपोनेंट खराब है, तो आपको ये चीजों में रिलायबिलिटी में नुकसान हो सकता है। कम्युनिकेशन लाइंस की रिलायबिलिटी पे दिक्कत आ सकती है, कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स, मोडेम, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मल्टीप्लेक्सर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? लाइन एरर का विंडो। जब भी डेटा कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, तो कई बार वो एरर के थ्रू होता है। अब एरर किस किस वजह से आ सकती है? एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइस की वजह से। तो आप इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट करो एंड करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? फ्लो कंट्रोल। कि कई बार सेंडर की स्पीड ज्यादा होती है, रिसीवर की स्पीड कम होती है, उसकी वजह से अपना डेटा जो है लॉस हो जाता है। उस स्पीड को कवर अप करने के लिए बीच में आपने कंट्रोल लगाया, फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट कंट्रोल। सेंडर
स्टॉप करेगा, वेट करेगा, जब तक रिसीवर रेडी नहीं है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक सेंडर को डेटा भेजेगा ताकि बीच में कोई डेटा का आपका लॉस ना हो। नेक्स्ट आपके कौन से कंट्रोल है? लिंक कंट्रोल। इन वैन मतलब बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क, लाइन एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको दो नोड्स के बीच में लिंकिंग बिठानी है, नोड्स क्या होते हैं? नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स और नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन सारे कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है? लिंक। तो जब भी दो नोड एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में जो लाइन होगी, जो लिंक होगा, जिस लिंक से वो कनेक्ट है, उसी लिंक को क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिंक कंट्रोल कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। that manage the link between the two nodes in a computer। लिंक को मैनेज करने के लिए लिंक कंट्रोल्स लगाई जाती है। इसके लिए एक लाइन लिख लो लिंक कंट्रोल के नोट्स में, द वे these link management, the way these link management components operate is specified via a protocol, is specified via a protocol। मतलब जो लिंक मैंने कहा दो नोड्स के बीच में लिंकिंग हो गई, लिंकिंग भी कैसे होगी? ये प्रोटोकॉल से स्पेसिफाइड होता है, फॉलो होता है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेटवर्क पे फॉलो किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, लिंकिंग। नेक्स्ट आपका जो कंट्रोल है यहाँ पे, दैट इज चैनल एक्सेस कंट्रोल। जब मल्टीपल डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप सब एक साथ इसी दरवाजे से बाहर निकलना चाहेंगे तो धक्का मुक्की हो जाएगी और कोई भी प्रॉपर्ली नहीं निकल पाएगा। तो जब मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ एक ही कम्युनिकेशन चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे दो मेथड काम में लेते हैं, एक तो पूलिंग मेथड, एक कंटेंशन मेथड। पूलिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले सर्विस दो, जो बाद में आया उसको बाद में सर्विस दो। दिस इज अ टेक्निक इन विच ऑर्डर और सीक्वेंस को एस्टैब्लिश किया जाता है कि जिस ऑर्डर में आपने रिक्वेस्ट मांगी थी कोई कैपेसिटी को एक्सेस करने की, उसी ऑर्डर में आपको वो ग्रांट कर दी जाएगी। कंटेंशन का मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसको पहले एक्सेस राइट्स मिल जाएंगे और जिसकी कम प्रायोरिटी उसको कम एक्सेस राइट्स बाद में। तो यहाँ पे हर एक डिवाइसेस जो एक्सेस कर रिक्वेस्ट कर एक्सेस के लिए, based on pending request from other devices, the channel access is granted। पेंडिंग रिक्वेस्ट कौन सी है? जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग उसको चैनल एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाते हो ताकि कोई फेलियर ना हो और सबको सारे एक्सेस मिल सके, कोई रिलायबिलिटी का इश्यू ना आ सके। ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों? चैनल एक्सेस कंट्रोल। क्या है चैनल एक्सेस कंट्रोल? तो मल्टीपल डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन चैनल को एक्सेस करना चाहती हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है जिस ऑर्डर में आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसी ऑर्डर में आपको रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी कैपेसिटी को एक्सेस करने की। कैपेसिटी मतलब रिसोर्स। देन कंटेंशन मेथड कि आपने रिक्वेस्ट किया, फिर जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में अभी तक आपने कौन से कंट्रोल पढ़ लिए? एक बार दोबारा रिवाइज करो। पहला कौन सा था? फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। क्या आपका फिजिकल डिवाइस ही ऐसा होना चाहिए जिसमें एरर ना आए, और अगर आ गया तो उसका एक्सपोजर कम होना चाहिए। कई बार फिजिकल कंपोनेंट खराब होता है तो उसकी रिलायबिलिटी, कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन लाइन, मोडेम्स, पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस की रिलायबिलिटी को हाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्या था? लाइन एरर कंट्रोल। जब भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हो ओवर द कम्युनिकेशन लाइन, कई बार पहुंच नहीं पाता, एरर्स के साथ डेटा पहुंचता है। क्यों? अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइस की वजह से। तो इन सारी एरर्स को डिटेक्ट करो और करेक्ट करो। नेक्स्ट क्या था? फ्लो कंट्रोल। कई बार सेंडर की स्पीड ज्यादा, रिसीवर की स्पीड कम, तो वो डेटा ढंग से पहुंच नहीं पाता, इसलिए स्टॉप एंड वेट टेक्निक काम में लो। सेंडर तभी डेटा भेजेगा जब रिसीवर रेडी है उस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी सेंडर आपको डेटा भेजेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लिंक कंट्रोल। लिंक में क्या था? लिंक मतलब दो नोड्स को जब एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, और ये कनेक्शन भी कैसे होगा? विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हेल्प से ये कनेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है? चैनल एक्सेस कंट्रोल। तो मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ सेम कम्युनिकेशन चैनल को एक्सेस करना चाहती हैं, दो मेथड से एक्सेस कर सकती हैं। पूलिंग मतलब जिस ऑर्डर में आपने रिक्वेस्ट भेजी उसी ऑर्डर में ग्रांट होगी। कंटेंशन मतलब कि पेंडिंग रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट हो जाए। यहां तक समझ में आ गया?
फिर मैंने 3 पॉइंट्स और लिखवाए थे कम्युनिकेशन के। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था टोपोलॉजिकल कंट्रोल। टोपोलॉजी क्या होता है बच्चों? पहले तो आप लोगों के कोर्स में ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक बहुत डिटेल में था, अब सिर्फ पैराग्राफ दे रखा है। नोड्स किस तरीके से नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं? कई बार नोड्स आपके ऐसे कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, ये मतलब ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 4 से बात करनी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर 3 से बात करनी है तो 2 के थ्रू ही करनी पड़ेगी। ये एक तरीका। एक तरीका हो गया कि अगर एक कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कंप्यूटर को 1 को 2 से बात करनी है तो भी उसको इस चैनल पे डालना पड़ेगा और सबको वो मैसेज पहुंच जाएगा कि आप उसको ये कहना चाहते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज। एक तरीका हो सकता है लाइक कि अपन को याद नहीं करना, मैं एक नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ये कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर 4, ये कंप्यूटर 5। कंप्यूटर मतलब नोड्स नेटवर्क पे जो कनेक्ट है। तो अगर आपको C1 को अगर C2 से बात करनी है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको पहले ये बीच वाले हब को बोलना पड़ेगा, हब C2 को बोलेगा। तो किसी को भी किसी से बात करनी हो, सबको किसके थ्रू बात करनी पड़ेगी? सेंट्रल हब के थ्रू बात। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया कि नेटवर्क पे जो नोड्स होते हैं, नोड्स मतलब कंप्यूटर, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये किस में डिफाइंड होता है? आपका टोपोलॉजिकल कंट्रोल में डिफाइंड होता है। तो टोपोलॉजिकल कंट्रोल specifies the location of node within a network, the ways in which these nodes will be linked। किस तरीके से ये नोड एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ये बताता है आपको टोपोलॉजिकल कंट्रोल। The network must be available for use at any one time by a given number of users that may require alternate hardware software routing। ये छोड़ दो चाहे, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि नोड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, कैसे एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होगा नेटवर्क पे, वो किससे डिफाइंड होता है? टोपोलॉजी से ये सब चीजें आपकी डिफाइंड होगी। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल ओवर सबवर्सिव थ्रेट्स। सबवर्सिव क्या था बच्चों? अभी पढ़ाया था, सबवर्सिव अटैक्स, हैकिंग जो होती हैं, तो उनसे कैसे हम बच सकते हैं? सबसे पहले हैकिंग से बचने के लिए फिजिकल बैरियर्स लगाओ। फिजिकल बैरियर्स मतलब दरवाजे होने चाहिए, आईडी पासवर्ड होना चाहिए कि कोई भी मेरे कंप्यूटर को ऐसे नहीं छू सकता, ताला होना चाहिए, प्रॉपर पिन होना चाहिए कंप्यूटर रूम में घुसने से पहले, मैनुअल लॉगिंग, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग सब होना चाहिए, ऐसे कोई कंप्यूटर रूम में नहीं घुस सकता। फिर इंट्रूडर, अगर बाई चांस इंट्रूडर घुस गया कंप्यूटर में तो डेटा उसके लिए यूजलेस होना चाहिए। मैंने सब ताले चाबी लगा रखे हैं, पिन कोड लगा रखा है, फिंगरप्रिंट, डेगमेंट डोर सब लगा रखा है, कंप्यूटर रूम में आप घुस नहीं सकता कोई है। और वो किसी भी तरह से घुस गया तो अगर वो मेरा कंप्यूटर चालू भी कर लिया तो उसके लिए सारा डेटा कैसा होना चाहिए? यूजलेस। यूजलेस कैसे होगा? फॉर्मेट में डेटा रखोगे तो सारा डेटा उसके लिए यूजलेस, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मेट में रखोगे तो सारा डेटा उसके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। इस तरीके से आप हैकिंग से बच सकते हैं। एंड लास्ट जो आपके कंट्रोल्स हैं दैट इज इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल्स। इंटर नेटवर्किंग बताता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करें। देखो, एक तो होता है जियो से जियो कनेक्शन, जियो वाला बंदा जियो वाले बंदे को ही फोन कर रहा है। कई बार जो पहले आई थी सर्विसेज की, जियो टू जियो कॉल करते हो तो फ्री, और जियो टू अदर नेटवर्क पे फोन करते हो तो पैसे लगेंगे, ये चार्जेस लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेगी। एक तो कनेक्शन हो गया सेम नेटवर्क का, जो लोग सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम रूल्स फॉलो करते हैं। एक हो सकता है कि जियो कनेक्टेड है एयरटेल से, जियो कनेक्टेड है आपका वोडाफोन से। तो अगर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है जिनका डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो इस तरीके का भी इंटर नेटवर्किंग हो सकता है। इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल्स मतलब बहुत सारी इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस काम में ली जाती है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? जो सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, मतलब जियो टू जियो को कनेक्ट करता है। राउटर मतलब पाथ। गेटवे का मतलब जो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप लोग चाहो तो ये बना लो फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि सेम प्रोटोकॉल वाला नेटवर्क किसे कहते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल वाला नेटवर्क किसे कहते हैं। तो जो आपका गेटवे होता है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को उनके बीच में कनेक्टिविटी चाहता है।
चाहे नेटवर्क होमोजीनियस हो चाहे नेटवर्क हेट्रोजीनियस हो। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी रिलायबिलिटी लगाई जाती है। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब जिसके जितने राइट्स हैं वो उतना ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा और उससे ज्यादा डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अपन ने 3 और कंट्रोल्स पढ़ लिए कम्युनिकेशन के अंदर। एक अपन ने पढ़ा कंट्रोल, नेटवर्क पे नोड्स एक दूसरे से किस फॉर्म में कनेक्ट है, कैसे उनके बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है, वो टोपोलॉजी बताई। देन सबवर्सिव कंट्रोल, कि अगर सबवर्सिव से बचना है तो पहले फिजिकल बैरियर्स लगा दो कि कोई घुस ही ना सके, पर वो घुस गया तो आप उसके लिए वो डेटा मीनिंगलेस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल, कि 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करना। आप ब्रिज के थ्रू कर सकते हो, राउटर गेटवे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स होने चाहिए, सिक्योरिटी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो टोटल अभी तक हमने कम्युनिकेशन कंट्रोल्स कितने पढ़ लिए, एक बार दोबारा खोलो नाम लास्ट पॉइंट बच गया। आप पढ़ेंगे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। 9th वाला पॉइंट आप पढ़ोगे पेज नंबर 3.100। 9th वाला पॉइंट आप लिख लो अपने नोट्स के अंदर। 9th वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 3.100, 3.100। ऑडिट ट्रेल, कम्युनिकेशन कंट्रोल का ऑडिट ट्रेल। So this maintains the chronology of events from time a sender dispatch a message to time a receiver obtains a message। जब सेंडर ने भेजा उस समय से लेकर रिसीवर को जब तक रिसीव नहीं हुआ वो समय के बीच में जो भी काम हो रहा है उन सबकी क्रोनोलॉजी यहाँ पे मेंटेन करी जाती है। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में क्या लिखोगे, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द सोर्स ऑफ सिंक नोड, सिंक मतलब डेस्टिनेशन वाला नोड, कहाँ से डेटा आया कहाँ जाएगा, आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच नोड इन द नेटवर्क दैट ट्रैवर्स द मैसेज, बीच में इंटरमीडिएरीज कौन है जहां से मैसेज ट्रैवर्स होके जाएगा, सबका आइडेंटिफायर मेरे पास होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द पर्सन और प्रोसेस ऑथराइजिंग डिस्पैच ऑफ द मैसेज, जो लोग ऑथराइज कर रहे हैं डिस्पैच को कि हाँ हमारे यहाँ से ठीक है आगे जाओ, हमारे यहाँ से ठीक है आगे जाओ, उनका आइडेंटिफायर मेरे पास होना चाहिए। टाइम एंड डेट, किस तारीख को किस समय पे वो मैसेज डिस्पैच हुआ वो आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। Then time and date at which the message was received, किस तारीख को रिसीव हुआ, time and date which at which node in the network was traversed by the message, किस टाइम पे वो ट्रैवर्सिंग चल रही थी, बीच में फ्लो चल रहा था। मैसेज सीक्वेंस नंबर एंड इमेज ऑफ द मैसेज रिसीव्ड एट ईच नोड ट्रैवर्सिंग द नेटवर्क। मैसेज सीक्वेंस नंबर मतलब सपोज मेरा मैसेज है हाय दिस इज अर्पिता, ये मेरा मैसेज है। अब यहाँ पे मैंने पार्ट्स में तोड़ दिया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया और ये मेरा 4 हो गया। यहाँ पे मैसेज का सीक्वेंस नंबर है, इमेज ऑफ द मैसेज, हर नोड पे जब वो ट्रैवर्स हो रहा है एक नोड से दूसरे पे गया तब उसकी क्या इमेज थी, क्या चेंजेस हो गए थे, वो सब यहाँ पे लिस्ट मेंटेन करी जाएगी। तो किन किन चीजों की आप लिस्ट मेंटेन कर रहे हो, आइडेंटिफायर ऑफ द सोर्स नोड एंड सिंक नोड, आइडेंटिफायर कहाँ से मैसेज ट्रैवर्स हुआ, किसने डिस्पैच ऑथराइज किया, कब डिस्पैच ऑथराइज किया, कब उसको रिसीव हुआ, कब कहाँ से मैसेज ट्रैवर्स हुआ, एंड सीक्वेंस नंबर और इमेज, जब भी वो ट्रैवर्स हो रहा है तो उसकी क्या इमेज हो रही है, चेंज क्या क्या हो रहा है, वो सब अपन यहाँ पे मेंटेन करेंगे। अगर इसी के ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल की बात करते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल की, कितने मैसेज ट्रैवर्स हो रहे हैं हर एक लिंक हर एक नोड से, क्यू लेंथ क्या है हर नोड की, एक कंप्यूटर पे तो 10 मैसेज खड़े हैं, एक कंप्यूटर पे 100 मैसेज खड़े हैं जिनको आगे ट्रैवर्स होना है, क्यू लेंथ क्या हो। नंबर ऑफ एरर्स अकरिंग ऑन ईच लिंक, कितनी एरर्स आ रही हैं, कितनी बार रीट्रांसमिट करना पड़ा, कई बार नहीं होता रीट्राई करते हो वो चीज चलती नहीं है फिर रीट्राई कितनी बार रीट्रांसमिट करना पड़ा। तो एरर आ रही है उनकी भी आप क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ और उनका पैटर्न देखो कि किस पैटर्न में क्या एरर आ रही है, कितनी बार सिस्टम को रीस्टार्ट किया, मैसेज ट्रांजिट टाइम बिटवीन नोड्स एंड एट नोड्स, कितने समय में एक नोड से दूसरी जगह नोड में मैसेज आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड 5 सेकंड, वो सब आप यहाँ पे मेंटेन। तो ऑपरेशन ऑडिट कंट्रोल में आप क्या क्या मेंटेन करेंगे कि कितने मैसेज ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एक नोड की क्या क्यू लेंथ है, कितने एरर्स आ रहे हैं, कितनी बार रिट्रांसमिशन हो रहा है, तो एरर्स आ रहे हैं उनका पैटर्न क्या है, कितनी बार सिस्टम रीस्टार्ट हुआ और कितना टाइम लगता है एक नोड से दूसरे नोड में मैसेज को ट्रैवल करने में, कितना टाइम लगता है, वो सब यहाँ पे किया। ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों, कम्युनिकेशन कंट्रोल पढ़ लिया।
क्या क्या पॉइंट पढ़े कम्युनिकेशन के? पहला था फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तरीके के हम कंट्रोल्स पढ़ेंगे, दैट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल। कल के टेस्ट में ये नहीं आएगा जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, कल जहां तक पढ़ा गया था इनपुट कंट्रोल्स का वहीं तक आएगा कल के टेस्ट में। प्रोसेसिंग कंट्रोल मतलब यहाँ किस पे कंट्रोल लगाओगे? प्रोसेसर पे। प्रोसेसर क्या था बच्चों? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद है? मदरबोर्ड पे था, उसके कंट्रोल्स लगाने हैं। तो प्रोसेसिंग सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है सारा काम करने के लिए, कंप्यूट करना है, सॉर्ट करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। तो प्रोसेसिंग जो सिस्टम्स होते हैं सीपीयूज, वो क्या क्या काम करते हैं? कंप्यूट का, सॉर्टिंग का, क्लासिफाई का, समराइज का। उसके कंपोनेंट्स सीपीयू होते हैं जो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जहां प्रोसेसिंग करी जाती है सारी की सारी। फिर आपकी एक रियल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। रियल मेमोरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रियल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी क्या थी बच्चों? हार्ड डिस्क ले लेते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आपका प्राइमरी बना देता। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट में था वर्चुअल मेमोरी। इमेजिनरी मेमोरी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट यूजर को लगता है मेरे पास अनलिमिटेड रैम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे बच्चों? विंडोज, मैक ओएस, विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट पे एक्सप्लोर, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेसर के कंट्रोल्स। प्रोसेसर मतलब मैं सीपीयू की बात कर रही हूँ। सीपीयू के आपको पता है तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर। सीयू क्या करते हैं? मेमोरी से लेते हैं, मेमोरी को देते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रजिस्टर्स जो टेम्पररी टाइम के लिए डेटा अपने पास स्टोर करके रखते हैं। अब कंट्रोल्स जो सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसर पे जो भी एरर्स आ रही है उनको कम करने के लिए आप क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हो? सबसे पहला जो कंट्रोल आप लगा रहे हो दैट इज एरर डिटेक्शन एंड। कई बार क्या होता है आपका प्रोसेसर गलत काम करने लगता है। प्रोसेसर इज जस्ट लाइक योर माइंड। कई बार क्या होता है अपना माइंड गलत काम करने लगता है, मतलब अपन बोलना कुछ चाह रहे हैं, कई बार मुंह से कुछ और निकलता है। पढ़ रहे हैं पर कई बार समझ में नहीं आती वो चीजें इजी सी। मैंने लिखा हाय दिस इज अर्पिता, बहुत इजी सेंटेंस है, बट कई बार क्या होता है आप उसको पढ़ रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। कई बार होता है, सबके साथ होता है ऐसा। मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, निकल कुछ जाता है मुंह से। तो कई बार मेरा जो प्रोसेसर है, मेरा जो दिमाग है, वो गलत काम करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? या तो वो डिजाइनिंग सही नहीं थी, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी, या उसमें कोई डैमेज हो चुका है, या वो बहुत थक चुका। आपका माइंड बहुत थक चुका होता है तभी आपका माइंड सही काम नहीं करता। इस वजह से कई बार आपका जो प्रोसेसर है वो सही काम नहीं करता। फेलियर क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांजिएंट टाइप के फेलियर हो सकते हैं जो थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसी गलती होती है जो थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगी। इंटरमीडिएट जो बार बार हो रही है। ट्रांजिएंट मतलब ठीक है आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा, समझ में आ गया, ट्रांजिएंट। इंटरमीडिएट पढ़ा, समझ में नहीं आया, पढ़ लिया, दोबारा समझ में आया। फिर 10 मिनट बाद वापस पढ़ा, वापस कुछ समझ में नहीं आया, फिर वापस 3 बार पढ़ा, समझ में आ गया। ऐसे बार बार होती है ऐसी चीजें। परमानेंट जो ठीक ही नहीं होगी टाइम के साथ। ऐसे कोई दिमाग कई बार ना माल फंक्शन करने लग जाता है, आपका अबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। जो चीज ठीक ही नहीं हो रही टाइम के साथ, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट टाइप्स के फेलियर्स कहते हैं। तरीके के फेलियर्स हैं, ट्रांजिएंट, इंटरमीडिएट एंड कॉमन। अगर ट्रांजिएंट और इंटरमीडिएट एरर आ रहा है तो रीट्राई करो, री एग्जीक्यूट करो, सही हो जाएगा। पर परमानेंट एरर आ रहा है तो प्रोसेसर को रोक दो, एरर बता दो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये गलती आ रही है। तो पहला आपने क्या पढ़ा? पहला इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कई बार आपका सीपीयू गलत काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, फटीग आ गया, थक गया, ये सब। तो उसमें क्या किस किस तरह की एरर्स आ सकती हैं? ट्रांजिएंट जो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, इंटरमीडिएट जो बार बार होगी, परमानेंट जो ठीक ही नहीं होगी टाइम के साथ। तो ट्रांजिएंट और इंटरमीडिएट है तो रिट्राई एग्जीक्यूट करो। पर अगर परमानेंट है तो आप रुक जाओ, उस पे और काम मत करो और आप उसको रिपोर्ट करो कि एरर आ रही है।
पहला अपन ने कंट्रोल पढ़ लिया, दैट इज एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट तरीके का आपका जो कंट्रोल है, ये किसके कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसर के। देखो अपनी मेन हेडिंग क्या है यहाँ पे? मेन हेडिंग है प्रोसेसिंग कंट्रोल। तो पहला पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसर के कंट्रोल, उसमें पहला पॉइंट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का। सेंट्रल प्रोसेसर में दूसरा अपन पढ़ रहे हैं मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ दे रखा है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना। अब स्टेप वन में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले E इंटू एफ, ऐसा ही होगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। स्टेप टू में क्या होएगा बच्चों? C इंटू डी। ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर इन्हीं के आंसर्स तो आपके वो होंगे। स्टेप थ्री में क्या होगा? स्टेप वन डिवाइडेड बाय स्टेप टू। सही कर रहे हो नहीं कर रही? क्या नहीं सही कर रही बोलो? यहाँ पर पहले ऐसा ही होगा ना, पहले ये मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कर दो, अब ये मल्टीप्लाई होके फिर ये डिवाइड होगा। अब ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा? स्टेप फोर में क्या होगा? जो स्टेप थ्री का आंसर था बी माइनस क्या कर दोगे? स्टेप थ्री का आंसर ये करोगे। फिर स्टेप फाइव में क्या करोगे? ए प्लस स्टेप फोर कर दो, ऐसा ही कुछ करो। अगर वैल्यूज होती ए की 5, बी की 30, सी की 2, डी की 3, ई की यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 2 और एफ की कर दो जी। बच्चों मैं कुछ सिखा रही हूँ, सीख लो। अब आपका क्या होता है? E इंटू एफ, 2 3 जा 6, C इंटू डी 6 2 जा 12, फिर 12 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर कितना आ जाता? 2 आ जाता। फिर d माइनस 30 माइनस 2 28, इसका आंसर आ जाता। और 28 प्लस 5 कितना आ जाता? 33, इसका आंसर आ जाता। ऐसा ही कुछ एग्जीक्यूशन होता, ऐसा होता है। अब ये क्या कहते हैं? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स है, जैसे इसमें कि अपने 5 स्टेप लग रहे थे एक ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेट्स एनफोर्स बाय द प्रोसेसर। नंबर, कितने स्टेप्स में काम पूरा हो रहा है? 5। नेचर, पहले का नेचर मल्टीप्लीकेशन, सेकंड का नेचर मल्टीप्लीकेशन, थर्ड का नेचर डिवीजन, फोर्थ का नेचर माइनस एंड सो ऑन। जो आप नेचर है वो बता देंगे। इससे क्या होगा? ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, such as gaining access to sensitive data, maintaining memory regions assigned to operating system or other users process। अगर मुझे ये पता है ना इतने नंबर और ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो अगर बीच में कहीं भी गलती है, सपोज इसका आंसर आना चाहिए था 28 और यहाँ आंसर आ रहा है 26, तो ऑडिटर को पता चल जाएगा कि स्टेप 4 या स्टेप 3 में कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ हुई है, उसके पहले के स्टेप्स तक तो मेरे ठीक थे। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मुझे नंबर और नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन पता है, हर एक स्टेज का, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट का नेचर और नंबर पता है, तो मैं कोई भी गलती होगी तो वो मैं तुरंत पकड़ सकती हूँ। उसे अपन क्या कहते हैं? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स कहते हैं। आई बात समझ में? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। टाइमिंग कंट्रोल, कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज जो है वो एक टाइम लूप में फंस गया, इन्फाइनाइट लूप में फंस गया। मतलब मैंने कहा इस प्रोग्राम को कब तक चलाओ? जब तक a डिवाइडेड बाय b ना हो जाए तब तक चलाते जाओ इस चीज को। हेलो 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 लिखते हुए सपोज जो b की कैलकुलेशन आई, उस कैलकुलेशन में b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 फॉर एग्जाम्पल। तो ये a डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। अब वो कंप्यूटर हेलो 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 लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, वो रुक ही ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया, वो हेलो लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है। तो मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। अब इससे क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट काम के लिए प्रोसेसर चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है प्रोसेसर, क्योंकि वो ऑलरेडी हेलो लिख रहा है, तो आपका इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाएगा, प्रोसेसर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो इस तरह की चीजों को बचने के लिए आप क्या कर दो? यहाँ पे आप टाइम फिक्स कर दो। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेसर अपना 10 सेकेंड ही देगा।
अगर वो इनफाइनाइट में भी फंस गया तो 10 सेकंड तक तो एरो लिखेगा, उसके बाद प्रोसेसर अपने आप वहां से निकल जाएगा और किसी और पे अपना काम करना शुरू कर देगा। तो प्रोसेसर आपका इनफाइनाइट लूप में फंसा नहीं रहेगा। इससे बचने के लिए अपन कौन से कंट्रोल्स लगा दिए? टाइमिंग कंट्रोल। ये सब अपन किसमें पढ़ रहे हैं? प्रोसेसर कंट्रोल्स में। प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर प्रोसेसर का सीपीयू के कंट्रोल से, उसमें पहला पढ़ा अपन ने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। क्या था बच्चों एरर डिटेक्शन करेक्शन? कई बार कंप्यूटर सीपीयू गलत काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि डिजाइन में गलती थी, मैन्युफैक्चरिंग में गलती थी, फटीग था उसको, तो उसकी वजह से उसको 3 तरीके के एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं। ट्रांजिएंट जो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे, इंटरमीडिएट जो बार बार आ रहे हैं, और परमानेंट जो ठीक ही नहीं हो रहे। ट्रांजिएंट और इंटरमीडिएट ट्राई करो नहीं, पर अगर परमानेंट है तो रुक जाओ और एरर को बताओ। नेक्स्ट है मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। अगर कोई प्रोग्राम की मल्टीपल एग्जीक्यूशन, तो नंबर और नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए, ताकि पता चल जाएगा कहां से अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? टाइमिंग कंट्रोल। कई बार आपका प्रोसेसर इनफाइनाइट लूप पे फंस जाता है, इससे बचने के लिए आप टाइमिंग कंट्रोल लगा दो ताकि इनफाइनाइट लूप पे ना फंसे। लास्ट एक इसके अंदर ही प्रोसेसर कंट्रोल, मतलब सीपीयू के कंट्रोल के अंदर नेक्स्ट है कंपोनेंट एप्लीकेशन डुप्लीकेशन। कई बार प्रोसेसर फेल तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए रिडंडेंट प्रोसेसर होने चाहिए। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट प्रोसेसर, ताकि एरर को अपन डिटेक्ट और करेक्ट कर सके। अगर एक प्रोसेसर परमानेंट फेल हो गया तो आपको दिक्कत सोचने की जरूरत नहीं है, फेल्ड प्रोसेसर को तो कंप्लीट हटा दो और नया प्रोसेसर पे काम करना शुरू कर दो। तो कंपोनेंट मतलब प्रोसेसर का भी आप क्या करो, रेप्लिका रखो अपने पास, डुप्लीकेट वर्जन रखो कि प्राइमरी प्रोसेसर फेल हो गया तो सेकेंडरी प्रोसेसर पे अपन काम कर सकते। सेकेंड है प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर रियल मेमोरी कंट्रोल। रियल मेमोरी कौन सी थी? प्राइमरी मेमोरी। अभी बताया था ना, प्राइमरी मेमोरी जहां पे अगर डेटा एग्जीक्यूट होना है तो पहले उसको कहाँ आना पड़ता था? प्राइमरी में आना पड़ता था। तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज है, जहां पे डेटा होना चाहिए, अगर उसको एग्जीक्यूट होना है तो वही होना चाहिए। रियल मेमोरी कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि अगर प्राइमरी मेमोरी पे कोई एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिया जाए और कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट कौन सी मेमोरी आ गई आपकी? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जब आपको जितनी मेमोरी चाहिए वो तो कम पड़ रही है, और कम पड़ रही है, आपको जो चाहिए ज्यादा मेमोरी चाहिए पर है कम, तो आप कौन सी कंसेप्ट यूज में लेते हैं? वर्चुअल मेमोरी। इसके लिए आप क्या करते हो? वर्चुअल मेमोरी को आप मैपिंग कर देते हो, रियल मेमोरी के साथ कनेक्टिंग कर देते हो। लास्ट है आपके डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, जहां वैलिडेशन चेक्स किए जाते हैं कि कोई गलती तो नहीं आ रही ना, एंड डेटा जो है वो कंप्लीट भी होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो ये सारे अपन ने बच्चों प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पढ़ लिए। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में पहला आपने पढ़ा प्रोसेसर कंट्रोल्स। प्रोसेसर के अंदर आपने पढ़ा एरर डिटेक्शन करेक्शन, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, टाइमिंग एंड कंपोनेंट एप्लीकेशन। सेकंड पढ़ा रियल मेमोरी कंट्रोल्स, नेक्स्ट पढ़ा वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल्स, नेक्स्ट पढ़ा डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। इसका जो लास्ट पॉइंट है ऑडिट ट्रेल वाला, वो है आपका पेज नंबर 3.1। 4 तो पढ़ लिए, 5th पॉइंट के लिए पेज नंबर 3.101 लिख लिया करो नोट्स में ये चीज। पीछे आ जाइए। क्या प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में ऑडिट ट्रेल, प्रोसेसिंग का ऑडिट ट्रेल मिल गया? आया ना? The audit trail maintains the chronology of event from the time data is received from input and communication subsystem to the time data is dispatched to the database communication output system. डेटा इनपुट के लिए आया तब से लेकर जब तक डेटा आउटपुट के लिए नहीं गया, डिस्पैच नहीं किया, जो बीच की प्रोसेसिंग होती है वो सब लिखी जाएगी यहाँ पे। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में टू ट्रेस एंड रेप्लिकेट द प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड ऑन अ डेटा आइटम। रेप्लिकेट करो, रेप्लिकेट मतलब उसकी कॉपी रखो, जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है उसकी कॉपी रखनी चाहिए। फॉलो ट्रिगर ट्रांजेक्शन फ्रॉम एंड टू एंड बाय मॉनिटरिंग इनपुट डेटा एंट्री इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अगर कोई ट्रिगर ट्रांजेक्शन, ट्रिगर मतलब एक्शनेबल हाइलाइटेड ट्रांजेक्शन है जिसमें एरर आने के चांसेस है, तो शुरू से मॉनिटर करो। इनपुट हुआ है तब से इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या है, क्या आउटपुट आया, शुरू से लास्ट तक उसको मॉनिटर करो।
एग्जिस्ट करो, कोई डीएफडी है या कोई फ्लोचार्ट है या नहीं है इन ट्रांजेक्शन के लिए। अगर whether such diagrams of flowchart correctly identify, और अगर है तो करेक्टली बता पा रहे हैं कि ये डेटा यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। ऑडिट लॉग एंट्रीज को आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सारे चेंजेस आप उसके अंदर लिख रहे हो या नहीं, ये सब आप अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में मेंटेन करेंगे। ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में क्या क्या मेंटेन करेंगे कि कितना आपने हार्डवेयर को काम में लिया, सीपीयू का कितना टाइम काम में लिया, सेकेंडरी स्टोरेज कितनी काम में ली, कितनी सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज काम में ली। सॉफ्टवेयर के लिए आप क्या क्या लिखेंगे, कौन से कंपाइलर काम में लिए, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी फाइल मैनेजमेंट, कौन से कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर आपने काम में। तो ये हो गया इसका अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशन ऑडिट। अपन एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कल आपने क्या पढ़ा था, बाउंड्री कंट्रोल्स, फिर आपने पढ़ा इनपुट कंट्रोल्स, आज आपने पढ़ा कम्युनिकेशन कंट्रोल। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, नाम नाम बोलो। फिजिकल कंपोनेंट, पहला नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डेटाबेस कंट्रोल। आपके नोट्स में जो लिखा है डेटाबेस और आउटपुट कंट्रोल के लिए वो पूरा काट दो। आपके नोट्स में डेटाबेस और आउटपुट के लिए जो भी लिखा है वो पूरा काट दो अपन। तो मैंने पन्ने प्रिंट करवाए थे, उसमें से पढ़ेंगे। अभी लास्ट दो कंट्रोल बाकी है, फिर कंट्रोल्स तो आज पूरे हो जाएंगे, कल से अपन इसकी और क्या करोगे कल फेयरवेल में, पहले बताओ, फिर पढ़ेंगे अब ये दोनों बात। बोलो क्या सोचा, क्या करोगे फेयरवेल में। इंटरव्यू से पहले तो कैसे रहेंगे बताओ। अभी आप लोगों ने सोचा नहीं, कब सोचोगे। तब क्या करना है। मेन मेन कुछ करो ताकि याद है आप लोगों को, याद में एक म्यूजिकल चेयर खिलाया था, वैसे म्यूजिकल चेयर मिलेगा। म्यूजिकल चेयर के उन्होंने वेरिएशन बताए थे मुझे। एक तो बताया था म्यूजिकल चेयर पे किताब रख के चलनी है, इसके गिर गई है। हाँ, ऐसा। एक तो मैंने बताया था म्यूजिकल चेयर फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी में घूम रहे हैं, गाना रुका, बैठना नहीं है आप लोगों ने। गाना रुकते ही मैंने देखा था, अभी इन दिनों ही देखा था म्यूजिक कहीं। गाना रुकते ही अपन कह सकते हैं कि जैसे हाँ, जैसे अपन तो यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज कर ली कि जो भी सबसे पहले कैलकुलेटर दिखाएगा, तो जिस भी 10 बच्चों ने पहले कैलकुलेटर दिखा दिया वो बैठ जाएंगे, बाकी 10 आउट। ऐसे ऐसा वाला भी हो सकता है, एक्टिविटी वाला भी म्यूजिकल चेयर। और ये सही। एक हमने खेला था कि बॉल से ये बहुत इजी था, सारे बच्चों ने सारी बॉल कैच कर ली, पर उसमें हमने लास्ट में वेरिएशंस कर दिए थे। तो अपन कल वेरिएशन वाला ही खेलेंगे, अगर कल खेलेंगे कि एक जना बॉल फेंक रहा है और एक जना कैच कर रहा है। अब हमने क्या किया था लास्ट में, तो फेंकेगा ना उसको पहले खड़ा कर दिया कि आपको फेंकनी है।
और जिसको कैच करनी है उसको पहली बॉल के लिए हमने खड़ा कर दिया बिना आगे वाले को दिखाए, एकदम पास में या एकदम दूर। सपोज एकदम चिपका के खड़ा कर दिया, वो तो थोड़ी देखेगा ना, तो कैच कौन तो वो कैच नहीं कर पाएगा, फिर बाद में आपको बोलना नहीं है, बस वो फेंकता जाएगा आपको कैच। पर उसमें उन्होंने तो 2-2 बॉल्स पे ही रखा था, मेरे को भी याद बहुत सारी बॉल्स तो मजा आ रहा है। और उन्होंने तो रैंप वॉक किया था। फिर हमारा खाने चला लेंगे, खा पी लेंगे। सोचो इतने क्रिएटिव बच्चे हो, और बताओ। एक आया था बॉयज ने बॉयज कपल पेपर डांस, बॉयज का पेपर डांस। तो बॉय बॉयज को तो पता चलता है, तो उसको लास्ट में आते हैं तो आउट हो जाएंगे। कोई फायदा हो सकता। चलो फिर पढ़ लेते हैं। सर बाकी आप लोग सोचना क्या करना है। कुछ अगर गेम्स लाओ तो फनी गेम्स सोच कर आना, मजा आएगा ये खेलने में। तो भाई कभी 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 आप सोचो। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डेटाबेस कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में अपना नेक्स्ट कंट्रोल है, दैट इज डेटाबेस कंट्रोल। These controls are used within an application software to maintain the integrity of data, to prevent integrity violations when multiple programs have concurrent access to data, and the ways in which data privacy can be preserved within the database subsystem. क्यों लगाए गए डेटाबेस कंट्रोल की? जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी इंटीग्रिटी वायलेशन नहीं होगा। मतलब अगर मल्टीपल लोग एक साथ ही एक डेटाबेस को काम में ले रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपकी डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। ये 3 रीजंस की वजह से डेटाबेस कंट्रोल लगाए जाते हैं। क्या 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 रीजंस हैं क्यों लगाए गए बेटे डेटाबेस कंट्रोल? डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, इंटीग्रिटी वायलेशन नहीं होना चाहिए, अगर मल्टीपल कॉन्करेंट यूजर उसको यूज में ले रहे हैं तो उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, एंड प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। कौन से डेटाबेस कंट्रोल है? पहला कंट्रोल कौन सा है? एक्सेस कंट्रोल। क्या थे बच्चों एक्सेस? जो सिर्फ ऑथराइज बंदा है वही एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये कंट्रोल अनऑथराइज बंदे को डेटा को एक्सेस नहीं करने देंगे। A security policy has to be specified followed by choosing an access control mechanism that will enforce the policy। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ये फिक्स होना चाहिए कि सारे के सारे लोग इसी पॉलिसी इसी रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या रूल है? कि अनऑथराइज बंदा उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये रूल है, ये रूल पॉलिसी में लिखा हुआ है और सब लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर यही डेटाबेस की रेप्लिकेटेड है, कॉपी है, तो सेम रूल्स हर जगह हर साइट पे फॉलो किए जाए। डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, ये सेम डेटाबेस है। एक डेटाबेस जयपुर में, एक डेटाबेस मेरा दिल्ली में, और एक डेटाबेस मेरा मुंबई में। अगर जयपुर वाले डेटाबेस के लिए आपने रूल लगाया कि अनऑथराइज बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, और ये रूल है, पॉलिसी में लिखा है, सब लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे, तो यही रूल
सेकंड वाली ब्रांच में भी फॉलो किया जाएगा यही रूल, थर्ड वाली ब्रांच में भी फॉलो किया जाएगा कि अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कंट्रोल्स। इंटीग्रिटी मतलब कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, यूनिकनेस होना चाहिए डेटा का। Integrity constraints are established to specify the type of relationship and consistency among the rows. रोज के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटीग्रिटी कंट्रोल्स लगाते हो कि जो डेटा है वो एक्यूरेट, कंप्लीट और यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस के बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो एक इंटरफेस जैसे एक्ट करेगा। तो डेटाबेस डिपेंड्स ऑन, डेटाबेस किस पे डिपेंड करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, सपोज मेरी एक्सेल तो हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं हूँ यूजर और डेटा मेरी कंपनी का पड़ा है कहाँ पे? डेटाबेस में पड़ा है। यूजर ने कहा एक्सेल में मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है, एक्सेल में स्टूडेंट की लिस्ट उठाकर लिया डेटाबेस से, अब सीए फाउंडेशन के। अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रही हूँ कि जो पर्सन ये है उसका नंबर था 1234 और मुझे चेंज करना 5467, ये करना। मैंने एक्सेल में चेंज कर दिया, यूजर ने एक्सेल में चेंज किया और वो चेंज जाकर कहाँ अपलोड हो जाएगा? डेटाबेस। तो यहाँ डेटाबेस किस पे निर्भर करता है? पूरा का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। कोई भी चेंजेस होंगे तो किसके थ्रू होंगे? उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यही सॉफ्टवेयर गलत चेंजेस कर देगा तो डेटाबेस में डेटा भी गलत जाकर स्टोर हो जाएगा। ये डिपेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करता है, तो इसीलिए आप करेक्ट सीक्वेंस पास करो, अपडेट पैरामीटर्स करेक्ट सीक्वेंस में कमांड्स पास करो कि पहले ये करना है, ये करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही काम करेगा तभी डेटाबेस में सही डेटा स्टोर होगा, अदरवाइज डेटाबेस में भी गलत डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो कैसे क्या हैंडल करना है? दिस इज अचीव थ्रू अपडेट कंट्रोल दैट इंश्योर्स दैट चेंजेस टू द डेटाबेस रिफ्लेक्ट चेंजेस टू द रियल वर्ल्ड एंटिटी and association between entities that data in the database is supposed to represent and report controls that identify errors or irregularities that may have occurred when the database has been। देखो ये क्या कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि यहाँ पे अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है, आपने देखा भी एक्सेल एक इंटरफेस है यूजर और डेटाबेस के बीच में। अगर यूजर को कुछ भी चेंज करना है तो वो किसके थ्रू करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब डेटाबेस पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेक्ट सीक्वेंस पास करेगा, अपडेट कमांड के, कमांड्स के, सबके करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसके लिए आप कौन से कंट्रोल्स काम में ले सकते हो? अपडेट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल्स क्या बोलते हैं कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो डेटाबेस में वो सारे के सारे सारे चेंजेस रियल वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं। आपके एसोसिएशन मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं आपके एंटिटीज के बीच में, टेबल के बीच में, वो चेंज हो रही है। अपडेट कंट्रोल बताएगा कि आपने अपडेट कर दिया मतलब रियल में आपने चेंजेस कर दिए, और रिपोर्ट कंट्रोल बताएगा कि ये एरर्स और ये इरेगुलरिटीज आ रही है अपडेट होने के बाद, ये एरर्स आ रही है, ये आपको कौन बताएगा? नेक्स्ट आपके कौन से कंट्रोल है? कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी जब एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस करना चाह रहे हैं, साइमल्टेनियस एक्सेस होने की वजह से जो सिचुएशन अराइज होती है या कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ है, उस कंट्रोल्स, उस तरीके के एरर से बचने के लिए कौन से कंट्रोल्स लगा देते हैं आप? कॉन्करेंसी कंट्रोल्स। नेक्स्ट कौन से कंट्रोल्स हैं? क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स। क्या आप पढ़ चुके हो क्या होता है? डेटा को कोडेड लैंग्वेज में रखा जाता है ताकि अनऑथराइज बंदे के लिए वो मीनिंगलेस डेटा होता है। फाइल हैंडलिंग कंट्रोल। These controls are used to prevent accidental destruction of data contained on a storage media। स्टोरेज जहां डेटा रखा है वहां एक्सीडेंटली डेटा का डैमेज नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। फाइल में जो डेटा रखा है वो एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए फाइल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। These are exercised by hardware, software operators or users who load unload the storage। जो भी जिस भी हार्डवेयर, जिस भी सॉफ्टवेयर, जिस भी यूजर के थ्रू डेटा लोड किया जा रहा है आप स्टोरेज मीडिया पे, आप पेन ड्राइव में, सेकेंडरी मेमोरी में, जहां भी डेटा डाल रहे हो, डालते वक्त उसमें कोई डैमेज ना हो जाए या निकालते वक्त कोई डैमेज ना हो जाए, उसके लिए अपन कौन से कंट्रोल्स आते हैं? फाइल हैंडलिंग कंट्रोल। अपन ने डेटाबेस कंट्रोल में कौन से पढ़ लिए बच्चों? पहला कौन सा पढ़ा आपने? एक्सेस कंट्रोल।
अनऑथराइज बंदा एक्सेस नहीं करेगा। ये चीज पॉलिसी में लिखी हुई है और सब पॉलिसी को फॉलो करेंगे। और अगर डेटाबेस का डुप्लीकेट वर्जन है तो हर जगह पे ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कंट्रोल की डेटा एक्यूरेट, यूनिक, कंप्लीट होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी बताएगा कि किस तरीके की रिलेशनशिप है बिटवीन द रूल्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ये इंटरफेस जैसे एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। अगर यूजर को डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना है तो किसके थ्रू करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जिम्मेदारी बनती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो करेक्ट सीक्वेंस में डेटा को अपडेट करे। अपडेट कंट्रोल्स क्या बोलते हैं कि अगर चेंज किया है तो वो रियल वर्ल्ड में जाकर चेंजेस हुए। रिपोर्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं? चेंज होने के बाद जो एरर्स इरेगुलरिटीज आ रही है वो आपको रिपोर्ट को निकाल कर दे देगा। कॉन्करेंसी कंट्रोल, कई बार मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ एक ही टाइम पे उसी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रही है तो उस टाइम पे जो दिक्कत आती है उससे बचने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। देन क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल की आपका जो डेटा है वो मीनिंगलेस हो गया, किनके लिए? जो अनऑथराइज बंदे उनके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग कंट्रोल क्या कहते हैं कि गलती से भी डेटा डैमेज नहीं होना चाहिए जो भी स्टोरेज मीडिया पे डेटा पड़ा है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और चाहे ऑपरेटर के थ्रू डेटा लोड या अनलोड करते हो गलती से भी डेटा का नुकसान नहीं होना चाहिए। लास्ट इसके ऑडिट ट्रेल डेटाबेस कंट्रोल के, यही ऑडिट ट्रेल आपके वहां भी लिखे हैं और अपन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऑडिट ट्रेल this maintains the chronology of events that occur either to the database definition or database itself as shown in that table. डेटाबेस डिफाइन कर रहे हो कि ये डेटाबेस है, इसमें ये डेटा रखेंगे, इस तरीके का डेटा रखेंगे, तब से तब तक लेकर सारी चीजें लिखी जाती हैं। अकाउंटिंग और डिटेल में क्या मेंटेन करोगे? includes the data item to confirm whether an application properly accepts, processes, stores information, to attach a unique timestamp to all the transaction, to attach before image, after image of the data on which a transaction is applied to the. मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा आइटम आपने एक्सेप्ट किया है क्या, प्रोसेस कर रहे हो क्या, उसको स्टोर कर रहे हो नहीं कर रहे। एंड हर एक डेटा आइटम जब भी आप एक्सेप्ट करो टाइम स्टैम्प होना चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, इस तारीख को इस टाइम पे हमने एक्सेप्ट कि बिफोर इमेज क्या आती है उसकी, आफ्टर इमेज क्या आती है, प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग के बाद। अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेक्शंस किए हैं तो उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ट्रांजेक्शंस अकोमोडेटिंग द चेंजेस दैट अकर विद इन एन एप्लीकेशन सिस्टम, ट्रांजेक्शन की वजह से किसकी वजह से एप्लीकेशन सिस्टम में चेंजेस आए। and to not only test the stated input calculation output groups for data integrity but also should assess the efficacy of the groups itself. आप ये भी टेस्ट करोगे कि जो इनपुट है वो सही है क्या, कैलकुलेशन सही है क्या, आउटपुट सही है क्या, रूल सही है क्या। इनके साथ आप ये भी चेक करोगे कि रूल एफिकेसी है या नहीं, वो रूल भी सही है या नहीं है, वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये नहीं। आप ये भी देखोगे कि वो चीज लगानी भी सही थी या गलत थी। ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में आप देखोगे कि आपने क्या रिसोर्सेस को कंज्यूम किया that affect the database definition or the database। कौन सी रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो जिसकी वजह से डेटाबेस को फर्क पड़ रहा है, वो आप ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में। ये अपन ने बच्चों डेटाबेस कंट्रोल पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े डेटाबेस कंट्रोल के अंदर? क्या था नाम अंदर भी पढ़े। कर सकता, ये पॉलिसी में लिखा है और ये पॉलिसी के रूल सब जगह फॉलो होंगे। अगर आप ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच में ये रूल्स फॉलो किया जाए। सेकेंड, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, यूनिकनेस होनी चाहिए और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। रिलेशनशिप बताएंगे बिटवीन द रूल्स। नेक्स्ट क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऐसा एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। अगर उसको कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन, तो वो इसके थ्रू करेगा, इस पे डिपेंड करता है। डेटाबेस पूरा का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है चेंजेस के लिए। करेक्ट सीक्वेंस में आप चेंजेस करो। पहले दो कंट्रोल्स थे, अपडेट और एक रिपोर्ट। अपडेट कंट्रोल बताएगा कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो हर जगह रियल वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे हैं। रिपोर्ट बताएगा कि चेंज होने के बाद क्या क्या एरर्स और क्या क्या इरेगुलरिटीज आ रही है। नेक्स्ट क्या था बच्चों? कॉन्करेंसी, जब मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है उस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कॉन्करेंसी कंट्रोल्स लगाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता था? डेटा को कोडेड फॉर्म में रखेंगे ताकि अनऑथराइज्ड बंदा उसको देखकर नहीं समझ पाएगा कि क्या कहना चाहते हो। नेक्स्ट क्या था? फाइल
कंट्रोल की डेटा गलती से भी नुकसान नहीं होना चाहिए जो स्टोरेज मीडियम पे डेटा पड़ा है, ना तो हार्डवेयर के थ्रू, ना सॉफ्टवेयर, ना ऑपरेटर, किसी की वजह से जो स्टोरेज मीडियम पे डेटा पड़ा है उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट ट्रेल में अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में क्या पड़ा कि डेटा आप प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करोगे, उसके प्रोसेस को स्टोर करोगे, तो टाइम स्टैम्प होना चाहिए, बिफोर इमेज होनी चाहिए, आफ्टर इमेज होनी चाहिए। जो भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, आप वो तो मेंटेन करोगे कि क्या इनपुट क्या, क्या आउटपुट क्या, प्रोसेसिंग क्या, रूल्स, पर वो रूल भी लगाना सही था या गलत था वो भी वहां पे आप देख लो। ऑपरेशन ऑडिट है कि किस रिसोर्स की वजह से डेटाबेस को फर्क पड़ रहा है, वो अपन इसमें देखते हैं ऑपरेशन ऑडिट के अंदर। डेट आ गई बात समझ में, डेटाबेस कंट्रोल्स। चलो फिर आउटपुट कंट्रोल कर पड़ेंगे बच्चों को। कल टेस्ट है आप लोगों का इनपुट कंट्रोल तक, शुरू से इनपुट कंट्रोल तक। बीच में मैंने एक आप लोगों को एसिंक्रोनस अटैक्स नहीं करवाया तो वो नहीं आएगा टेस्ट में, जो मैंने करवाया वही आएगा।